4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैंने तो आप लोग को ये बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप लोग डायरेक्ट इसके ऊपर टिक लगा लोगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने यहाँ पर जो टर्म लिखा है दैट इज रिलेटिव टर्म, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि हम एक एसिड का दूसरे एसिड के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ये एसिड इस एसिड से तो स्ट्रांग है लेकिन इस एसिड से वीक है। हम एक दूसरे के साथ सारे एसिड को रिलेट करने वाले। देखना, मैं इस लेक्चर को इस तरीके से शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ और इस लाइन के अंदर मैं ये लिखता हूँ कि एवरी एवरी स्ट्रांग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। इस लाइन को मैं ऐसा लिखता हूँ, एसिड स्ट्रेंथ का मतलब होता है एसिड का जो स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रांग है या एसिड वीक है। तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंजुगेट बेस, यानी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा तो एसिड वीक होगा, कंजुगेट एसिड वीक होगा तो एसिड आप लोगों के पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने कंजुगेट एसिड को या कंजुगेट बेस को समझना है। देखना, मैं यहां पर एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं जिसमें यहां पर मैं वाटर वाटर लिख लेता हूं। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल ये है। अब वाटर चूंकि एम्फोटेरिक सब्सटेंस है तो इसमें एक वाटर एक्ट करेगा एज अ एसिड और दूसरा वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस। मैं आपको कंजुगेट बेस के बारे में समझा रहा हूं कि कंजुगेट बेस क्या होगा या कंजुगेट एसिड क्या होगा। अब हमें पता है प्रोटॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक, मीन टू से ब्रांसन लोरी के मुताबिक, जो स्पीशी प्रोटॉन को लॉस करेगा दैट विल बी एक्ट एज अ एसिड एंड स्पीशी व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन दैट विल बी एक्ट एज अ बेस। तो ये एसिड हो जाएगा और ये वाला आप लोगों के पास बेस हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन को लॉस करेगा, तो प्रोटॉन को लॉस करने के बाद आप लोग देखोगे तो इस वाटर ने प्रोटॉन को लॉस कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब इस साइड पे अगर आप लोग देखते हो ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन इस साइड पे जब आप लोग देखोगे, अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये ऐड करेगा क्या चीज, एज अ बेस, और ये ऐड करेगा क्या चीज, एज अ एसिड। ये प्रोटॉन को लॉस करेगा, ये वाला प्रोटॉन को, ये वाला प्रोटॉन को गेन करेगा। लेकिन इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये किससे आए, ये एसिड से आए, ये हाइड्रोक्सिल आयन एसिड से आए, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, ये बेस से आए। इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे, इसके लिए जो टर्म यूज होगा डेट विल बी कंजुगेट एसिड, और इसके लिए जो टर्म यूज होगा डेट विल बी कंजुगेट बेस। अब अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका ये जो कंजुगेट बेस होगा ना, ये वीक होगा, और अगर एसिड आप लोग के पास वीक है तो इसका ये जो कंजुगेट बेस है ना, ये स्ट्रांग होगा। कंजुगेट बेस स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि वो आसानी से ये जो प्रोटॉन है इसको गेन कर लेगा, और इस प्रोटॉन को गेन करने के बाद दोबारा आप लोग के पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जबकि वीक का मतलब ये होगा कि वो इजीली प्रोटॉन को लॉस कर लेगा और दोबारा ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बनना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंजुगेट एसिड बेस के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अब एसिड स्ट्रांग होगा तो जिसका कंजुगेट बेस वीक होगा, ये आप लोगों ने बस सिंपल समझ लेना है। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंजुगेट बेस जो है ना वो स्ट्रांग है या वीक है। तो इसके लिए मैं डिटेल से आप लोग को लेक्चर को आगे लेके जाके मैं ऐसा आप लोग को समझा रहा हूं कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो 4 फैक्टर है मेनली जो इसको इफेक्ट करते हैं, और इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं एरियो, क्या चीज,
एरियो और दूसरा इसके साथ में इसको आगे लेके जाकर HBM लिख लेता हूं। अब ये जो 5 फैक्टर हैं ये किसी एसिड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। एक एक को डिटेल से पढ़ा रहा हूं। देखना, एक का मतलब है ना एटॉमिक इफेक्ट। एक का मतलब क्या है? एटॉमिक इफेक्ट। डिटेल से समझाऊंगा सही है कि एटॉमिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है। यहां पर जो आर है ना, आर आर का मतलब है या आर रिप्रेजेंट कर रहे दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। क्या चीज है? रेजोनेंस इफेक्ट। आई जो ना, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक को मैंने कहा ना कि आप लोग को डिटेल से समझा रहा हूं कि कौन सा फैक्टर किस तरह इफेक्ट करेगा। ओ का मतलब होता है ऑर्बिटल इफेक्ट। क्या चीज है? ऑर्बिटल इफेक्ट। और HBM का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ व्हाट? इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फर्दर दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों को समझाऊंगा। अब ये जो 4 फैक्टर है ना, इन 4 फैक्टर को मैं आप लोग के सामने डिटेल से डिस्कस करवाने जा रहा हूं। अब पहला मैं शॉर्टकट, ये ऑर्बिटल इफेक्ट चूंकि थोड़ा शॉर्ट है तो इसको मैं पहले आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऑर्बिटल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल आप लोग के पास इन्वॉल्व है। और एसिडिटी या मीन टू से एसिड का जो स्ट्रेंथ होते हैं, एसिड का स्ट्रेंथ होते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस कैरेक्टर। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसके अंदर एस कैरेक्टर कितने हैं। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना आप लोगों के पास एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी ज्यादा होगा। सर क्या मतलब? देखना, मैं आप लोग के सामने 3 मॉलिक्यूल लिख लेता हूं। डेट इज, ये कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड अल्केन है। यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड अल्कीन है। यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन तो होते हैं ना, हाइड्रोजन यानी कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी तो पूरी करनी है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 1 हाइड्रोजन। अब एसिडिटी या एसिडिक का जो स्ट्रेंथ होगा, मैंने आप लोग को कहा कि वो एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मीन टू से यहां पर जो एस कैरेक्टर है दैट इज व्हाट? दैट इज 25%। यहाँ अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मीन टू से यहाँ पर जो s कैरेक्टर है दैट इज 33%। और यहाँ अल्काइन के अंदर अगर आप लोग देखते हो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पर s कैरेक्टर 50%। अब सिंपल मैंने आप लोग को समझाया कि जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी आप लोग के पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंक्रीज होगी। अब अल्केन अल्कीन और अल्काइंस के अंदर अगर आप लोग देख लेते हो तो एस कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्काइन विल बी मोर एसिडिक देन अल्कीन एंड अल्कीन विल बी मोर एसिडिक देन अल्केन। मैंने आप लोग को पहले समझाया कि हम रिलेटिव टर्म पढ़ रहे हैं, हम एब्सोल्यूट टर्म नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये जो अल्काइन है मैंने कहा ये अल्कीन से ज्यादा एसिडिक है और अल्कीन जो है ना इट इज मोर एसिडिक देन अल्केन। तो मैं आप लोग को रिलेटिव टर्म समझा रहा हूँ। सिमिलरली ये जो अल्काइन है ये तो आप लोग सेकंड ईयर में जाकर आप लोग बोलते हो ना टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर। वहां एसिडिक नेचर होने की यही वजह है। एक तो आप लोगों ने इसके अंदर जो केमिस्ट्री के लिहाज से कंसेप्ट है ना, यहाँ अगर आप लोग देखते हो ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिफरेंट तरह की होती है। एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, एक एटम के साथ अरेंज जो एलिमेंट होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। मीन टू से ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। और तीसरी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ना दैट इज ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एस ऑर्बिटल जब ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो यहाँ ये वाला जो कार्बन है ना इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है लेकिन वो 2.5 हम मोस्ट ऑफ द केसेस लेते हैं जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ना इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब 2.5 नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। मीन टू से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना इसके अंदर पोलरिटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जब बढ़ेगा ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा। ज्यादा पोलर होने की वजह से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना इजिली डिटेच हो सकता है।
वो रीजन भी हो सकती है, लेकिन हम जो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे ना, सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि एस कैरेक्टर बढ़ गया तो आप लोगों के पास जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। पहली बात ये होगी। अब आगे जाते हैं एटॉमिक इफेक्ट की तरफ। एटॉमिक इफेक्ट में समझा रहा हूं आप लोग को, देखना एटॉमिक इफेक्ट क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ को जो अफेक्ट करते हैं डेट इज एटॉमिक इफेक्ट। अब एटॉमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि एटम का साइज। एटम का साइज। एटम का साइज क्या मतलब सर? देखना पहले मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, और ग्रुप जो यहां पर मैं लूंगा ना, ग्रुप में यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस यानी आप लोग जो डिस्कस कर लेते हो इसी लेवल के ऊपर, वो हेलोजन एसिड की बात करते हो। बाकी भी एसिडिटी शो कर सकते हैं, मैं सारा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से समझाने वाला हूं। लेकिन हेलोजन को मैं लेता हूं, तो हेलोजन एसिड जो होते हैं दैट इज एच एफ। एच एफ के साथ यहां पर एच सी एल, एच सी एल के साथ एच बी आर, और एच बी आर के साथ एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये सारे एसिडिक हैं, क्योंकि एक तो प्रोटॉन इनके अंदर अवेलेबल है, ये ब्रांच लोरिक के मुताबिक भी एसिड है, ये सिमिलरली आर्हीनेस के मुताबिक भी एसिड है। अब आर्हीनेस के मुताबिक ये एसिड है, तो इसको मैं वाटर के अंदर डालता हूं। जब मैं इनको वाटर के अंदर पुट करूंगा तो एच एफ जो है ना, एच एफ की आयनाइजेशन कुछ हो जाएगी, यहां पर एच पॉजिटिव और साथ में एफ नेगेटिव। अब पहली वाली बात से मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूं कि यहाँ पर कंजुगेट बेस, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इट विल बी एक्ट एज अ कंजुगेट बेस बिकॉज इट विल गेन प्रोटॉन। ना यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन गया एसिड से, अब ये इस प्रोटॉन को लेगा। प्रोटॉन को जितना इजीली ये ले लेगा तो उतना ये कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, और ये अगर नहीं लेगा, कम लेगा या थोड़ा सा लेगा, तो ये कंजुगेट बेस जो होगा ये इट विल बी वीक। ठीक, इसी तरह मैं HCl को डालता हूं वाटर के अंदर, तो H पॉजिटिव और Cl विल बी एक्ट एज अ नेगेटिव। सिमिलरली इन HBr के केस में भी ऐसा हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। मैं एटॉमिक इफेक्ट आप लोगों को समझा रहा हूं। सिमिलरली यहां पर अगर आप लोग देखते हो H पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब एटॉमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि कंजुगेट बेस डिसाइड करेगा कि HF स्ट्रांग एसिड है और HF वीक एसिड है, HCl से HCl वीक एसिड है, HBr से HBr वीक एसिड है, HI से। लेकिन आपको पता चलेगा ये कंजुगेट बेस है। मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस वीक, एसिड स्ट्रांग। अब ये जो कंजुगेट बेस वीक होगा स्ट्रांग होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये अपने ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करता है या नहीं स्टेबलाइज करता है। यहां पर देखो ना, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, तो ये क्या करेगी, ये दोबारा प्रोटॉन को तो लेगी लाजमी। अब प्रोटॉन को कितना तेजी से लेती है, मीन टू से कितना जल्दी एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन के साथ इनकी एफिनिटी कितनी ज्यादा है, उतने इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस एफ नेगेटिव चार्ज यानी अनस्टेबल होगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये प्रोटॉन को जल्दी ले लेगा। जल्दी लेगा तो ये दोबारा आप लोग के पास ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। देखो पहले वाले में ये रिवर्सिबल हो जाएगा, पहले वाले में मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन शो किया, दूसरे वाले में थोड़ा सा आयनाइज, तीसरे वाले में आयनाइजेशन। ये तीर मैंने लंबा लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। अब इसमें जो इफेक्ट है ना, जो इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं दैट इज एटॉमिक इफेक्ट। एटॉमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जितना नेगेटिव चार्ज जो आप लोग के पास आयन है उसका साइज बढ़ेगा, तो उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उतने ही वो एसिड जो है ना वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो फ्लोरीन का साइज इतना है, क्लोरीन का साइज इतना है, ब्रोमीन का साइज इतना है, और आयोडीन का साइज इतना है। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप लोग आ रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा, इस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कम स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर कम स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू आयोडीन। आयोडाइड आयन जो है ना ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन। तो जब ये ज्यादा स्टेबल होगा, मीन टू से कंजुगेट बेस वीक होगा। कंजुगेट बेस वीक होने का मतलब ये है ये प्रोटॉन को दोबारा नहीं लेगा, लेगा भी तो कम लेगा, लेगा सही लेकिन कम लेगा। कम लेगा किससे, ब्रोमीन से, क्योंकि इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये ज्यादा स्टेबलाइज है
ये एटॉमिक इफेक्ट आप लोग को कह रहा है। मीन टू से ग्रुप में जब आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। सबके लिए यही केस है। इसके साथ अगर ग्रुप 6 के साथ अगर आप ग्रुप 7 के साथ अगर आप लोग ग्रुप 6 को लोगे ना, देखो H2O है, H2S है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम है, यहाँ पर टेलेरियम है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो सेम केस यहाँ पर भी होगा। H2O वीक एसिड है एज कंपेयर टू H2S। H2S वीक एसिड है एज कंपेयर H2SE। H2SE वीक एसिड है H2TE। यहाँ पर भी यही केस अप्लाई होगा। ऊपर से जब आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना, एसिड का स्ट्रेंथ आप लोग के पास इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज होने की वजह ये है कि कंजुगेट बेस आप लोग के पास वीक होता जाएगा। कंजुगेट बेस वीक होने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए। पहली बात ये होगी। ये ग्रुप की मैंने बात कर ली। अब पीरियड में क्या होगा सर? अगर मैं आप लोगों के सामने पीरियड की बात करूं, पीरियड का मतलब ये है कि मैं ग्रुप 4 से ले लेता हूं। ये कार्बन है, यहां पर कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन आप लोग लिखते हो तो CH4 है। सिमिलरली अगर आप लोग कार्बन आगे कार्बन के साथ दूसरे ग्रुप में जाते हो तो NH3 है, NH3 है। यहां पर अगर आप लोग आते हो तो यहां पर H2O है, और H2O के साथ आगे जाओगे तो HF। अब इनसे एसिड बनाओ। एसिड बनाने का मतलब ये है कि इससे एक प्रोटॉन को निकाल लो। कार्बन से एक प्रोटॉन को निकाल लो, जब आप लोग कार्बन से एक प्रोटॉन को निकालोगे तो CH3 बन जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन को निकाल लो तो ये भी नेगेटिव, वाटर से एक प्रोटॉन को निकाल लो तो ये भी नेगेटिव, फ्लोरीन से एक प्रोटॉन को निकाल लो तो ये भी नेगेटिव। अब ये जो सारे हैं ना, ये कंजुगेट बेस बन गए। अब इनमें से जो कंजुगेट बेस वीक होगा वो आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन ये जो इफेक्ट है ना, इस इफेक्ट को डिफाइन करने वाला बंदा है एटॉमिक इफेक्ट। एटम का जो साइज है ना वो डिफाइन करेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो इधर से इस साइड पर जाओगे तो आप लोग के पास साइज फिर इंक्रीज होता जाता है। फ्लोरीन का साइज कम है, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो चीज है ना वो डिफाइन करेगी चार्ज। अब यहाँ पर अगर आप लोग कार्बन को देखते हो तो कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का ना मसला होता है। ये बोनाफाइड रूल्स है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस साइड से अगर आप लोग लेफ्ट साइड पर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन। तो फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना ये ज्यादा स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इट इज मोर स्टेबलाइज देन नाइट्रोजन। In similar cases observed in case of carbon, the negative charge is more stabilized in nitrogen as compared to carbon. तो आप लोग जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ेगा। CH4 will be weaker acid than NH2, NH2 will be weaker acid than F, OH और OH will be weaker acid than F। तो HF यहाँ पर अगर आप लोग ये जब पीरियड में आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। और इसको डिफाइन करने वाला बंदा है एटॉमिक इफेक्ट। ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेगी एसिड का जो स्ट्रेंथ है उसको। पहली बात ये होगी कि साइज ग्रुप में बढ़ेगी, पीरियड में कम होगी। दूसरी जो चीज है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मैं सिंपल चलो रेजोनेंस इफेक्ट पूरा लिख लेता हूँ, इतना टाइम तो खैर आप लोगों ने देना है। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक मालिक्यूल को जब हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रियल मालिक्यूल को दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। अब एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना, एसिड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ दो बातें, एक नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरी बात स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अगर सपोज करो एक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बन रही है और दूसरे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि 3 वाले ज्यादा स्टेबल हो एज कम्पेयर टू 4 वाले से, क्योंकि दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो नंबर और दूसरी नेचर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन सी नेचर की। ये दोनों बातें सही एडवांस लेवल के ऊपर। एटॉमिक या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना आप लोगों के पास एसिडिक का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ेगा। क्या मतलब सर? देखो, वही जो कार्बोक्सिलेट आयन है, साथ में फिनोल आयन है और साथ में हाइड्रोक्सल आयन है, तो उन चीजों को चलो तीनों को मैं आप लोग के सामने डिफाइन कर लेता हूँ। ये है फिनोल, ये कौन है? ये है फिनोल। ये है अल्कोहल, यहां पर देखना, ये मैं मिथानोल को ही लिख लेता हूँ। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख लेता हूँ मैं, कोई भी है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, ये तीनों देखो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड, और ये वाला ऑर्गेनिक एसिड, तीनों ऑर्गेनिक एसिड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है? इस वाली जो बात है इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आगे में जाके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला। देखना, इन सबसे मैं प्रोटॉन को निकालता हूँ। पहले मैंने प्रोटॉन को यहाँ इससे निकाल लिया, चलो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कंजुगेट बेस बन गया। क्या बन गया? कंजुगेट बेस। जब प्रोटॉन से निकल जाए ना इस किसी चीज से, वो कंजुगेट बेस बन जाते हैं। एन एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटॉन इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब प्रोटॉन का मतलब होता है एक प्रोटॉन। दो प्रोटॉन अगर आप लोगों ने निकाल लिए तो वो उसके कंजुगेट बेस नहीं होगा, वो जो दरमियान में बने उसका होगा। ठीक, सिमिलरली मैं यहां से भी प्रोटॉन को निकाल लेता हूं। अब एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करेगा, ये जो फिनोक्साइड आयन इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो मिथोक्साइड आयन इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना इसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना आयन ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतनी आप लोग के पास एसिड ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए कोई कंडीशन होती है ना, पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत से फ्री रेडिकल भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, सिग्मा बॉन्ड कहां पर पार्टिसिपेट करेगा? जहां पर हाइपर कंजुगेशन होगी। ठीक, वो तो रेजोनेंस के लिए डिटेल सा टॉपिक है, उसके ऊपर मेरे लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी नहीं बन सकती। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती, ये इधर आएगा तो इससे आगे किधर जाएगा। तो पहली बात तो ये इसके अंदर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। यहां पर देखो, यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, रेजोनेंस हो सकता है, कंजुगेशन पॉसिबल है इसके अंदर। कैसे पॉसिबल है? ये नेगेटिव चार्ज जब यहां से यहां पर आएगा ना, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां से यहां पर आ गया। कैसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन गई? चलो मैं बना के आप लोग को दिखा देता हूँ। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो कुछ यूं बन गई। कैसे बन गई? यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब फिर भी इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है, मैं देख लेता हूँ नजर आ रही है नहीं। इसके अंदर फिर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। कैसे सर? ये जब इधर आ जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस ये जो चीज है ना इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सही, डबल एरो से। यहाँ पर जो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कुछ यूं बन जाएगी। देखने आप लोग, ये डबल बॉन्ड विद दिस, ये इधर आ गया तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ये दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब तीसरी भी पॉसिबिलिटी है ना, हाँ देखो ये इधर आ गया तो ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, ये जब इधर आएगा तो आप लोग के पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। देखने आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है साथ में। ये डबल बॉन्ड विद दिस, और यहाँ पर ये अपनी जगह पर, ये इधर आ गए तो ये इधर आ गया और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब इसकी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की कैपेबिलिटी है, हाँ है ना, क्यों नहीं है? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक, ये यहाँ पर आ गया। अब इसकी जो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना वो इसी तरह बन जाएगी।
ठीक, आप लोगों ने देखना है वो ये वाली बन जाएगी। कैसे ये वाली बन जाएगी? ये बाण जब यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाली बनी। तो यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इससे प्रोटॉन तो निकला है, ये बजाय प्रोटॉन के लेने की ये अपने नेगेटिव चार्ज को ये जो रिंग है ना इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे ये जो रिंग है ना इसके ऊपर कार्बन के ऊपर रेजोनेटिंग फॉर्म में मूव करता रहता है, कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर कंजुगेशन होने की वजह से और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से फिनोल विल बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि यहाँ फिनोल में अगर आप लोग देखते हो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मैंने आप लोग को बताया कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और दूसरी जो बात मैंने की वो नेचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप लोग को समझा रहा हूं। पहली बात तो ये होगी कि अल्कोहल से फिनोल ज्यादा एसिडिक के रेजोनेंस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में आ जाऊं, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस पॉसिबल है। ए डबल बॉन्ड विद बी और सी पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म जो शो करते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है, मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ऐसा हो जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड विद ओ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड विद ओ। फिर ये यहाँ पर यही बात हो जाएगी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हो तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखते हो तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैंने तो आप लोग को ये बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप लोग डायरेक्ट इसके ऊपर टिक लगा लोगे कि सर फिनोल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने साथ में आप लोग के एक दो और बात भी बताई है कि किसी भी मालिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो जो बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर वाला रूल है उसमें भी आप लोग को बता रहा है। इसमें अगर आप लोग देखते हो तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो कार्बन के ऊपर है, यहां पर भी कार्बन के ऊपर, यहां पर भी कार्बन के ऊपर, यहां पर भी कार्बन के ऊपर, यहां पर भी कार्बन। यहां सिर्फ एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो नेगेटिव चार्ज दोनों वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जैसे मैंने पहले वाले में आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना इतना मसला नहीं है जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना मसला होता है। क्या मतलब सर? कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि सीजियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और कभी आप लोगों ने नहीं देखा है कि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मुख्तलिफ रूल्स है जो आप लोग को मैंने आप लोग को पीछे वीडियो में भी बता दिया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहे हैं। कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज का ना यहाँ पर मसाइल है, लेकिन यहाँ पर इतना मसला नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट विल बी मोर एसिडिक देन फिनोल, although the resonating structure of phenol is greater than कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन दूसरी बात नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ नेचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखी। दो बातें होगी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, 3 बातें, ऑर्बिटल इफेक्ट, एटॉमिक इफेक्ट और साथ में रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो तीसरा इफेक्ट है ना दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो इट क्रिएट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के जरिए से क्रिएट होता है। और यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना इसके असल में शेयरिंग होती है। क्या मतलब सर? यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख ले तो या अल्कोहल को लिख ले तो सब में ये पॉसिबिलिटी है, सही है। आप लोगों ने देखना है ये हो गया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3। सिमिलरली मैं ये जो है ना ये इथेनोइक एसिड है या इसको आप लोग एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो मैं ऐसा करता हूँ C2H5 कर लेता हूँ, ये प्रोपानोइक एसिड है। यहाँ पर ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपानोइक एसिड। और सिमिलरली मैं यहाँ पर मिथेनोइक एसिड को भी लिख लेता हूँ। ठीक, ये मिथेनोइक एसिड है जिसको आप लोग फार्मिक एसिड भी बोलते हो। ये इथेनोइक एसिड है, ये प्रोपानोइक एसिड है।
अब सबसे मैं प्रोटॉन को निकालता हूँ। यहाँ पर मिथेनोइक एसिड का ये कंजुगेट बेस, ये वाला कंजुगेट बेस और ये वाला कंजुगेट बेस, ये 3 बातें हो गई। अब एक तो बात ये है कि ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात तो ये हो गई रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। अब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम हो गई। इन सबके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तादाद जो है वो इक्वल है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मिथेनोइक एसिड स्ट्रांग, इथेनोइक एसिड स्ट्रांग है या प्रोपेनोइक एसिड स्ट्रांग है? तो इसको एक्सप्लेन करने वाला बंदा अब आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। अब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जो उसके साथ अटैच ग्रुप होते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ वो ग्रुप करेंगे जिसके साथ अटैच ग्रुप होगा, उससे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट वो ग्रुप करेंगे जिसके साथ अटैच हुआ ग्रुप होगा या मेंबर होगा, वो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या होगी? कम होगी। क्या मतलब सर? अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और इसके साथ यहाँ पर पीछे ये कौन है? यहाँ पर जो है ना ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कुछ नहीं। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, या ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे। कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को किससे लेगा? इस ऑक्सीजन से ही लेगा ना। कार्बन के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो इनको दे दे। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है अप टू 3 ग्रुप, यानी चौथे ग्रुप के अंदर उसकी जो ऑपरेशन होती है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब अगर ये मिथाइल ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन इससे भी इलेक्ट्रॉनों को लेगा। अब अगर कार्बन इससे इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर यहाँ पर ये कार्बन से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के इससे ज्यादा है, या यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इससे लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा जो देगा, और जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यहाँ पर कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखते हो तो हाइड्रोजन जो है ना वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये इन कार्बन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को विड्रा करते हैं अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रा करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉनों को कौन विड्रा करेगा? इससे इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसका हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। पहले से इसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पीछे से बंदे आ रहे हैं वो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसका ज्यादा हो जाएगा। तो वो ये क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए मजबूर है ना कि वही प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन दे दे या प्रोटॉन को ले ले। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ेगी तो एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ गई है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। ये इनको और इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इसको और इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना वो ज्यादा हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी प्रोटॉन को ये इजीली लेगा। मीन टू से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद जितनी बढ़ेगी, मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आप लोगों ने सिंपल अल्फाज में ये समझना है कि अगर इससे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये ऑटोमेटिकली इनको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इनको जब इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी इनके ऊपर बढ़ेगी, प्रोटॉन को दोबारा लेगी। तो फॉर्मिक एसिड जो होगा इट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड एंड देन इथेनोइक एसिड, एंड इथेनोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ेगी तो एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा इट विल बी डिक्रीज। मैं देख लेता हूँ वीडियो को, बार बार इसलिए देखता हूँ ना, कभी कभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और पीछे लगी हुई नहीं होती या दरमियान से कट जाती है, तो यही यही रीजन है, सिंपल सही है। बाकी उधर जाना और वापस आना मेरा कोई शौक नहीं।
सिमिलरली यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां पर एक क्लोरीन ग्रुप को लगा लेता हूं। दूसरी कंडीशन में मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां पर एक जो है ना एक फ्लोरीन एटम को लगा लेता हूं, CH2 और साथ में फ्लोरीन। और यहां पर चलो मैं दो को लगा लेता हूं, दो क्लोरीन को। और मैं तीसरी कंडीशन में ऐसा करता हूं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड विद O, यहाँ पर O नेगेटिव, और सिंपल में ऐसा यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप को लगा लेता हूं। अब ये जो क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ ये कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन से जब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, कार्बन को बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन किधर से लाएगा, वो इस कार्बन के पास आएगा कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास कि ऑक्सीजन मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। ये सिर्फ यहां तक ऑपरेट होगा, आगे आगे जाओगे ना, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, उतने ही आप लोगों के पास जो है ना ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो कम होता जाता है। अप टू 4 कार्बन होगा, उसके बाद नहीं हो सकेगा। तो ये इससे इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था ना, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से उन्होंने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख तो यहाँ पर दो क्लोरीन है, ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लाइन इस तरह होगी से, और ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन किधर से लाए, कार्बन के पास तो अपने नहीं, वो इससे लेगा। कार्बन जब इस कार्बन से लेगा, इस कार्बन के पास भी नहीं, वो इस ऑक्सीजन से लेगा, और अब दो बंदे ले रहे, यहाँ पर एक बंदा ले रहे, यहाँ पर दो बंदे ले रहे। इसका मतलब ये होगा कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप लगा है वो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ये जब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और यहाँ से ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। मीन टू से यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप लगे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग के पास एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तादाद जितनी बढ़ेगी उतनी आप लोग के पास एसिड का जो स्ट्रेंथ है ना वो कम होते जाए। ये एक दो बात है। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक जो है ना वो डिस्टेंस कितना है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इससे इनका डिस्टेंस कितना है, दूसरी बात इसका नंबर कितना है, और तीसरी बात इसकी नेचर कितनी है। तीन चीजों के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का मतलब है एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, पहली बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरी बात नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप, मीन से यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, और तीसरी जो बात है ना वो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये इस कार्बन के ऊपर लगा है या ये चौथे कार्बन के ऊपर लगा है। जितना डिस्टेंस कार्बोनाइल कार्बन से बढ़ेगा उतनी इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है ना वो भी कम होता जाएगा। ये तीन चीजें हैं जो एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। ये ज्यादा एसिडिक है, लाइट ही चलेगी।